नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 232। रेडमैन की टैलेंटेड ध्रुव को लगा कि उसकी सुपीरियर गोल्डन नोज चल रही है, जो उसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में सचेत कर रही है। अब चूंकि वे ऑर्डर के क्षेत्र में थे, इसलिए यह संभव था कि प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वयं शूरवीर थे। हालांकि चूंकि वे पहले ही जागृत हो चुके थे और शूरवीर बन चुके थे, तो इसका मतलब था कि अगर उनमें किसी तरह की अज्ञात प्रतिभा थी, तो ये कौशल की एक अलग श्रेणी में होगी। वह और अधिक जानना चाहता था, लेकिन ये शूरवीर दिन के उजाले में लड़ रहे थे। एक संक्षिप्त निरीक्षण के लिए उनकी छाया का उनमें रहना निश्चित रूप से कुछ तेज तर्रार व्यक्तियों, विशेष रूप से आदेश से, की नज़र में आ सकता था। भाई माइक, तुम अंततः आ ही गए। अर्जुन ने भीड़ को चीरते हुए ध्रुव और भूरा के पास पहुंचा। सबसे कम उम्र के ड्रैगनबोन ने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताया, क्योंकि उसके कपड़ों के चारों ओर पैच वाली टोपियां और झंडे जैसे नाइटली सामान भरे हुए थे। उनके साथ विक्रांत भी था, जो पूरी तरह ढीले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसने अपना चेहरा एक हुड से ढका हुआ था, ताकि कोई भी उसके असली स्वरूप को न जान सके। यहाँ के शहर उन शहरों से बहुत अलग नहीं है जिनसे मैं अपने समय में परिचित था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र ही एकमात्र ऐसे हैं जो किसी और की तुलना में बहुत आगे बढ़ गए हैं, कंकाल जनरल ने टिप्पणी की। ध्रुव को तब याद आया कि यह विक्रांत ही था जिसने सबसे पहले इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को पहचाना था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके अनुसार कौन प्रतिभाशाली है? विक्रांत ने सिर हिलाया और मैदान की ओर देखने लगा। दोनों शूरवीर आपस में गहन युद्ध में थे तथा बड़े जोश और जुनून के साथ अपने हथियारों से संघर्ष कर रहे थे। अनुभवी लड़ाकों के लिए, उन्होंने तुरंत देखा कि शूरवीरों ने भीड़ के लिए अपनी चालों को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने अपनी तलवारों को हमलों से बचने की तुलना में अधिक बार टकराया, जैसे कि वे बस एक अधिक तीव्र द्वंद्व की तस्वीर बनाना चाहते थे। आखिरकार, जब भी उनके प्रत्येक प्रहार से तलवारों में चिंगारी निकलती थी, तो भीड़ जयकार करती थी। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, ये स्पष्ट हो गया कि उनमें से एक जीतने वाला है। भालाधारी शूरवीर ने बढ़त बनाए रखी तथा दूरी बनाए रखते हुए दूसरे शूरवीर के वार को आसानी से रोक दिया। उसने भाले का बहुत अच्छा उपयोग किया तथा उसकी नोक को दूसरे शूरवीर की गर्दन से केवल 1 इंच ऊपर डालने में सफल रहा। मैं मानता हूँ। भीड़ ने जयकारे लगाए। भालाधारी योद्धा ने सभी को दिखाने के लिए अपना हथियार लहराया। वे और भी जोर से जयकारे लगाने लगे और उसका नाम और भी जोर से पुकारने लगे। कुछ लोगों ने योद्धा के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए उसकी ओर कपड़े, रुमाल और झंडे भी फेंके। क्या वे शूरवीर तुम्हारी नज़र में प्रतिभाशाली हैं? ध्रुव ने विक्रांत से पूछा। मरे हुए कंकाल ने तब तक चुप्पी साधे रखी जब तक कि 2 शूरवीर अखाड़े से बाहर नहीं निकल गए और कुछ अर्धमानव बाहर नहीं आ गए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे और उनके पास कोई धारदार हथियार नहीं था, बल्कि लकड़ी के ब्रश और झाड़ू थे। उन्होंने अगले लड़ाके के लिए मैदान तैयार करने हेतु भीड़ द्वारा फेंकी गई सभी चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया। ध्रुव को इन अर्धमानवों को देखकर आश्चर्य हुआ। उनके आकर्षक लाल फर ने तुरंत उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे रेडमैन कीज थे। वे उच्च श्रेणी के सैनिक हैं। विक्रांत ने अपने दस्ताने पहने हाथों को रेडमैन की चौकीदारों के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरी याददाश्त धुंधली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें पहले भी देखा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे समय से पहले उनके पूर्वजों के साथ नरक, खून और आग से गुजरा हूँ। कम से कम मेरी हड्डियां तो यही कह रही हैं। ध्रुव को अपने जनरल की अंतर्ज्ञान पर विश्वास था। आखिरकार उसने पाया कि रेडमैन में शारीरिक कलाओं के लिए एक स्वाभाविक प्रतिभा थी। वे मूल रूप से इसके लिए पैदा हुए थे। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि आप उन्हें अपने संरक्षण में ले सकें, विक्रांत ने सलाह दी, और उसकी नीली हरी आंखें कुछ क्षण के लिए चमक उठीं। ध्रुव मैदान से नीचे बैरक की ओर चला गया जहां शूरवीर और शूरवीर आपस में बातें कर रहे थे। उसने देखा कि भाला और तलवार वाले शूरवीर को भी पट्टियां बांधी जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे छुट्टी पर हैं। उनका पूरा धातु कवच उतार दिया गया है और बक्सों में रखा गया है। माफ कीजिए, ये केवल नाइट कर्मियों के लिए है, उनमें से एक व्यक्ति ने चॉकलेट का एक टुकड़ा चबाते हुए कहा। तभी पीछे बैठे शूरवीरों में से एक खड़ा हुआ और आंखें सिकोड़कर ध्रुव के समूह की ओर देखने लगा। एक क्षण बाद उसकी आंखें अर्जुन को देखते ही फैल गईं। ये वही हैं, वह चिल्लाया। ये रीबॉर्न कंपनी से हैं। ये वही हैं जिन्होंने एपेक्स जगुआर को दीवार में ठोका था। रीबॉर्न नाम सुनते ही बाकी शूरवीरों में उत्साह भर गया। कब्र अभियान के बाद से ही अंगोरा शहर के शूरवीरों ने अपने दिलों में रीबॉर्न का नाम अंकित कर लिया। 6 सितारा मरे हुए राक्षस को हराकर अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करना एक बात थी, लेकिन ये पूरी तरह से अलग बात थी कि वे ही चॉकलेट बनाने वाले थे। आज भी रोजाना खाने के लिए उनका पसंदीदा नाश्ता रीबॉर्न चॉकलेट ही था। पुनर्जन्म। अंततः आपसे मिलकर खुशी हुई।
सर जयंत ने कहा कि आप लोगों के पास मित्रिल कलाकृतियां हैं, क्या ये सच है? मैंने तो ये भी सुना है कि तुम लोग यहाँ धातु की गाड़ियों के साथ आए हो जिनमें घोड़े की जरूरत नहीं होती। ध्रुव और उसके समूह को शूरवीरों ने घेर लिया, जिससे अखाड़े में मौजूद भीड़ का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। अरे सर, रूपर्ट किससे बात कर रहे हैं? क्या ये केवल शूरवीरों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है? रुको, मैंने उन्हें रिबॉन नामक कंपनी के बारे में बात करते हुए सुना। क्या किसी ने इसके बारे में सुना है? वे ही हैं जिन्होंने कब्र पर विजय प्राप्त की है। इस बीच ध्रुव ने रेडमैन की चौकीदारों के बारे में अधिक जानकारी के बदले में नाइट्स को कुछ चॉकलेट बार की रिश्वत दी। वे बहुत ही ईमानदार कर्मचारी हैं, नाइट ने मुंह में चॉकलेट कुकीज चबाते हुए कहा। उनके शरीर बहुत ही मजबूत हैं, जो यहाँ कोर्ट में चौकीदारी के काम के लिए बिल्कुल सही है। उनमें से कुछ लोग जादू के तरीकों में भी प्रतिभा दिखाते हैं। दुर्भाग्य से, भले ही वे दूसरों की तुलना में बेहतर तलवार चला सकें, लेकिन ये सब बेकार है अगर वे कोई जादू नहीं कर सकते। ऐसा प्रतीत होता था कि ये शूरवीर रेड मैंकीज की प्राकृतिक प्रतिभा के बारे में जानते थे। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? लगभग 1 मिनट बाद नाइट्स ने रेड मैंकीज को इकट्ठा किया और उन्हें बातचीत करने के लिए जगह दी, जबकि वे लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ते रहे। नमस्ते महोदय, ध्रुव ने गुप्त रूप से अपनी छाया का उपयोग करके उनकी प्रतिभा का निरीक्षण किया। और जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, उन सभी में छिपी हुई लड़ाकू प्रतिभाएं थीं, जो बस सामने आने का इंतजार कर रही थीं। हालांकि उनमें से किसी में भी ड्रैगनबॉर्न जैसी असाधारण प्रतिभा नहीं थी, जो कि अजीब था क्योंकि उसने सोचा था कि वह उनमें से कम एक एस क्लास प्रतिभा से अवश्य मिलेगा। तभी ध्रुव को कुछ ध्यान आया। जब वह वेलकम इन में दूसरे रेड मैंकी से मिला तो उसका सुपीरियर गोल्डन नोज कौशल भी सक्रिय हो गया। हालांकि उसे उनमें से कोई भी पारलौकिक प्रतिभा वाला नहीं मिला। ये वही मामला था। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्रता से और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novel_fire वेबसाइट देखें। ये संयोग नहीं हो सकता। कोई कारण अवश्य होगा कि हर बार जब वह रेड मैंकी से मिलता था तो उसका कौशल सक्रिय हो जाता था। ध्रुव गहरी सोच में था कि अचानक उसे विक्रांत के पहले कहे गए शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा, वे उत्कृष्ट सैनिक हैं। क्या होगा अगर रेड मैंकीज में कोई असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभा न हो? क्या होगा अगर वे सभी एक समूह, एक प्रजाति के रूप में प्रतिभाशाली हों? क्या होगा यदि वे अपनी असली ताकत तभी दिखाएं जब उनकी संख्या बहुत अधिक हो? अध्याय 233 नाइट से मुलाकात। जैसे जैसे ध्रुव ने इसके बारे में अधिक सोचा, यह विचार और अधिक ठोस होता गया। वह सहज रूप से जानता था कि उसका अनुमान सही था। ये रेड मैंकी ड्रैगनबॉर्न की तरह बिल्कुल नहीं थे, जिनमें से प्रत्येक ने द्वंद्व युद्ध में जबरदस्त प्रतिभा दिखाई थी। शायद रेड मैंकी युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त थे क्योंकि वे सैनिक बिना रुके एक साथ 100 सैनिकों के साथ चलते थे, तथा वे सैनिक जो अपने जनरल के एक आह्वान पर अपने शत्रु की ओर दौड़ पड़ते थे। ये समझ में आता है कि रेड मैंकीज ने विक्रांत पर इतना गहरा प्रभाव क्यों डाला कि वह उन्हें कब से भी याद रखता था। सर, क्या आप रीबॉर्न कंपनी से हैं? रेड मैंकीज में से एक ने पूछा। मैं हूँ। क्या आपने हमारे बारे में सुना है? रेड मैंकी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमें बताया कि वेलकम इन में क्या हुआ था। हम भी आपके देश में शामिल होना चाहते हैं। ध्रुव को आश्चर्य हुआ कि यह खबर इतनी जल्दी कैसे फैल गई। ये तो आज सुबह ही हुआ। ये बहुत बढ़िया है, उन्होंने कहा। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novel_fire वेबसाइट देखें। रेड मैंकी बहुत प्रसन्न थे, उनकी पूंछ कुत्ते की तरह आगे पीछे हिल रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके कोई और मित्र हैं जो हमारे देश में शामिल होना चाहते हैं? वे सब एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। हमारा परिवार है, घर पर, गांव में। ध्रुव यही तो चाहता था। वह चाहता था कि और भी रेड मैंकी उसके साथ जुड़ें ताकि वह समूह के रूप में उनकी सामूहिक ताकत के बारे में अपने सिद्धांत का परीक्षण कर सके। येलो मैंकीज ने पहले ही अपने घर पर इसका एक संस्करण दिखाया है। ध्रुव ने देखा कि इंजीनियर हॉब मैंकीज का एक समूह एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हमेशा अन्य अर्धमानव प्रजातियों की तुलना में अधिक तेज अंतिम उत्पाद बनाता है। ध्रुव ने सोचा कि यह केवल मैंकीज के रूप में उनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, लेकिन शायद इसमें उससे कहीं अधिक कुछ था जो उनकी प्रजाति में कहीं अधिक जन्मजात था। मुझे खेद है, सर ध्रुव, लेकिन हम नहीं जानते कि गांव कहाँ है, रेड मैंकीज ने उदास होकर कहा। उन्होंने बताया कि पहले के दिनों में जब वे अपना गांव छोड़ते थे तो उन्हें हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाता था और वापस लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। उनके गांव वालों ने उन्हें सोते हुए ही अगवा करके जंगल में फेंक दिया ताकि वे वापस आने का रास्ता न जान सकें। यही बात उनके पूर्वजों के साथ भी हुई थी। और चूंकि वे, उनके माता पिता और उनके माता पिता के माता पिता उनके गांव के बाहर अंगोरा शहर में पैदा हुए थे, इसलिए वे कभी भी सही मायने में नहीं जान पाए कि वे वास्तव में कहाँ से आए थे। लेकिन हमने सुना है कि यह अंगोरा शहर के पास है।
रेड मैंकी को इस बात का अफसोस था कि वे ध्रुव की और मदद नहीं कर सके। ध्रुव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उन्हें जल्द या बाद में ढूंढ ही लेगा। भूरा ने आश्वासन दिया, अंधकार में कुछ भी मुझसे छिप नहीं सकता, हम कुछ ही समय में उस गांव को खोज लेंगे। ध्रुव ने उनसे कहा कि वे अभी वेलकम इन में चले जाएं और शर्वानी ही उनकी हर बात का ध्यान रखेगी, चाहे वे यहाँ रहना चाहें या नेशन ऑफ रिबॉर्न में चले जाएं। इसी बीच कुछ युवा स्क्वायर उसके पास आए, जो उसे आश्चर्य से देख रहे थे। श्रीमान जयंत आपसे मिलना चाहेंगे। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था और उसने यहाँ आने की योजना बनाई थी, इसलिए ध्रुव सहमत हो गया और स्क्वायर के पीछे पीछे उनके नाइटली दरबार में अंदर तक चला गया। इस बात से भूरा से ज्यादा कोई भी उत्साहित नहीं था, जिसने हर जगह अपनी परछाई रखना शुरू कर दिया था ताकि वह अंदर मौजूद हर शूरवीर पर नजर रख सके। ध्रुव को छोटे निंजा को चेतावनी देनी पड़ी कि वह हद से ज्यादा आगे न बढ़ जाए। ओह, मैं वास्तव में चाहता था कि मैं शूरवीरों के साथ मुकाबला कर सकूं, अर्जुन ने निराश होकर कहा। हो, तो फिर मैं बाद में तुम्हारा स्पैरिंग पार्टनर बनूंगा, विक्रांत ने जवाब दिया। इससे वह तुरंत चुप हो गया। ध्रुव ही एकमात्र व्यक्ति था जो नाइटली कोर्ट की सुंदरता की सराहना करता था। यहाँ सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मध्ययुगीन इंग्लैंड से सीधे निकाल कर लाया गया हो। काई से ढकी पत्थर की दीवारें और शूरवीर अपनी धातु की छाती की प्लेटों को चमका रहे हों। संपूर्ण वृत्ताकार न्यायालय को कई खंडों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक खंड एक विशिष्ट हथियार के लिए समर्पित था। तलवार का रास्ता नामक तलवार अनुभाग में शूरवीरों से भरा हुआ था, जो अपने अनुचरों को तलवार को सही तरीके से पकड़ना सिखा रहे थे। उनके बैरकों में तलवारों के अलावा कुछ नहीं था, जिसमें कई अलग अलग किस्में थीं, जिनमें से वे चुन सकते थे। उनके बगल में भाले का रास्ता था, जो तलवार के रास्ते के साथ काफी प्रतिद्वंद्विता रखता था, क्योंकि वे मैदान में खेल हारने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर चिढ़ाने वाली टिप्पणियां चिल्लाने लगे। उसके पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति, चाहे वे सैनिक हों, नागरिक हों या फिर जानवर, उसे सरसरी निगाह से देखते और विनम्रता से सिर हिलाकर अभिवादन करते। ऐसा लग रहा था कि रिबॉर्न कंपनी के बारे में अफवाह यहाँ भी पहले ही फैल चुकी थी। स्क्वायर अंततः उसे सर्कुलर कोर्ट के सबसे दूर वाले हिस्से की ओर ले गए, जिसमें कुल्हाड़ी के रास्ते की बैरकें थीं। वहाँ सर जयंत और बाकी शूरवीरों ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें मकबरे में देखा था। सर जयंत ने ध्रुव से हाथ मिलाते हुए कहा, ध्रुव, ये बहुत बढ़िया है कि तुमने आज हमसे मिलने का फैसला किया। फिर वह अर्जुन की ओर मुड़े और उसे भी अपना हाथ बढ़ाया। और आप, महान महोदय, आपका नाम क्या है? मैं, अर्जुन ने गर्व से कहा, मैं महान अर्जुन हूँ। तितली की तरह डंक मारता हूँ, मधुमक्खी की तरह तैरता हूँ। फिर वह विक्रांत की ओर मुड़ा, जो पूरी तरह से ढका हुआ था, जिससे उसका पूरा अस्तित्व स्पष्ट हो गया था। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन चूंकि आप रिबॉर्न कंपनी का हिस्सा हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप में बहुत ताकत है। ध्रुव को खुशी थी कि उसने विक्रांत के लिए खास मित्र लगे कपड़े बनाए थे, जिससे उसकी चुपकेपन में इजाफा हुआ। उसे नहीं पता था कि वह कैसे समझाएगा कि उसने महान जनरल ग्रीवस को अपने सहयोगियों में से एक कैसे बना दिया। चलो अंदर बात करते हैं, हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। सर जयंत ध्रुव और बाकी लोगों को बैरक के अंदर ले गए। वे नाइट्स और स्क्वायर के लिए बने अलग अलग कमरों से होते हुए आखिरकार हॉलवे के बिल्कुल अंत में पहुंच गए, जो शायद सर जयंत का अपना दफ्तर था। कृपया अंदर आ जाए, वहाँ कोई बहुत खास व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, सर जयंत ने कहा। यह मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अकेले इसमें शामिल नहीं हो सकता। इसके बजाय आपसे बात करने के लिए कोई और व्यक्ति है जो आपसे कहीं अधिक योग्य है। ध्रुव ने अपनी भौं उठाई और फिर अपने सर्वोच्च कौशल से दरवाजे के पीछे देखा। हालांकि अंदर से उसे बस एक गुच्छा ही दिखाई दे रहा था। हालांकि यह बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा तीव्रता वाला था। ध्रुव को अंदर कहीं भी लाइफ मैना का कोई संकेत नहीं मिला। क्या ये जीवित प्राणी नहीं है? ध्रुव ने अंततः दरवाजा खोला और वहां उसने अपने सामने एक बड़े ऑक को देखा, जिसकी पीठ उससे दूर थी। एक ऑक? ध्रुव ने पूछा। हालांकि जब वह करीब आया तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ऑक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कोई जीवन रूप नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से मन से बना एक प्रक्षेपण था। मैं आपसे इस तरह मिलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे आमने सामने मिलना चाहता था, लेकिन मैं किसी काम में बहुत व्यस्त हूँ और मैं अपना असली रूप आपके सामने नहीं ला सकता। ऑक ध्रुव की ओर चला। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, जिससे वह एक सामान्य अर्धमानव जैसा लग रहा था। दूसरे लोग भी इस अंतर को नहीं जान पाते, लेकिन वह जान सकता था। हम अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं क्रूगर, एक स्वर्गीय शूरवीर हूँ। अध्याय 234। क्रूगर एक साधारण ऑक से अलग नहीं लग रहा था। वास्तव में वह ऑकेनाइन और ऑक्यूपाइन ऑक से भी ज्यादा सामान्य लग रहा था, क्योंकि वे ऑक की एक भिन्न प्रजाति थे। इस बीच क्रूगर एक साधारण ऑक था, जिसकी कदकाठी बहुत बड़ी थी और उसके निचले मुंह से 2 दांत निकले हुए थे। तथ्य यह है कि वह केवल मन का प्रक्षेपण था, जिससे ऐसा लगता था कि वह और भी अधिक अप्रभावी था।
यह इस तथ्य से भी मदद नहीं करता था कि वह एक साधारण प्रशिक्षण पोशाक पहने हुए था, जिसमें एक सादी सफ़ेद शर्ट और भूरे रंग के शॉर्ट्स थे। आप एक स्वर्गीय शूरवीर हैं? उसने पूछा। वास्तव में? खैर, वास्तव में नहीं, हाँ, लेकिन सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए मैं आपके सामने एक स्वर्गीय शूरवीर हूँ, क्रूगर ने कहा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए विद्वान और गरिमा में दिख रहा था। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं कुल्हाड़ी के रास्ते का मास्टर हूँ। क्या आप तरीकों के बारे में कुछ जानते हैं? ध्रुव ने अधिकतर बातें आन्या और एग्नेस से सुनी, जो इस तथ्य के बारे में थोड़ी अधिक जानकार थीं, लेकिन यदि इसे स्वयं एक स्वर्गीय शूरवीर से सुना जाता तो कोई बुराई नहीं होती। इस वर्तमान युग में हमने अपने क्षेत्र में 10 विभिन्न हथियारों को निपुण कलाओं के रूप में माना है। दूसरे शब्दों में, एक रास्ता निपुणता का वह क्षेत्र है जिसमें एक शूरवीर स्वर्गीय स्थिति प्राप्त करने के लिए महारत हासिल करता है। कड़ी मेहनत, प्रतिभा और थोड़ी सी किस्मत के माध्यम से मैं कुल्हाड़ी के रास्ते पर पूर्ण महारत हासिल करने में सक्षम था, जिससे मुझे स्वर्गीय नायक की उपाधि मिली। वर्तमान में हम 10 लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने हथियार का स्वामी है। ध्रुव ने क्रूगर की आंखों में गर्व देखा। वह खुद पर आश्वस्त लग रहा था कि वह अपने क्षेत्र में वाकई माहिर है। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह क्रूगर को आमने सामने देखेगा तो उसे मन के मामले में क्या दिखाई देगा। अब जब मैंने अपना परिचय दे दिया है, तो क्या आप भी ऐसा करना चाहेंगे? ध्रुव ने भी जवाब दिया और सच बता दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं रीबॉर्न कंपनी का नेता हूँ। हाँ, रीबॉर्न कंपनी। मुझे इसके नाम के बारे में सुने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आपने जो हासिल किया है उससे मैं पहले ही काफ़ी प्रभावित हूँ। वे कहते हैं कि आपकी कंपनी में जबरदस्त शिल्प कौशल है जो लगभग बौनों के बराबर है। वे कहते हैं कि आपके उत्पाद नशे की लत और नए हैं। वे कहते हैं कि आपकी कंपनी ने ऑकस टाउन को अपना बना लिया है, जिसे अब न्यू ऑकस के नाम से जाना जाता है। लेकिन शायद सबसे प्रभावशाली बात यह है कि आपके पास ऑक्यूपाइन और ऑकेनाइन जनजाति दोनों ही काम करती हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरे कई ऑक साथी इसे मिथक मानते हैं, खासकर तब जब किसी ने कभी इन ऑक को एक साथ देखे जाने की पुष्टि नहीं की है। मैं आपसे स्वयं इसकी पुष्टि करने के लिए कहता, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी हमें अंधेरे में ही रहना पड़ता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं कि आप मेरे भाइयों को उनकी मूर्खता से बचाने में सक्षम थे। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। उन्होंने कहा, उन्हें बस मामले को सुलझाने की जरूरत थी। क्रूगर हंसा, क्योंकि उसे पता था कि उन दो ऑफ जनजातियों को एक साथ काम करने के लिए राजी करना कितना कठिन होगा। किसी भी तरह क्वींस क्षेत्र में आपके आगमन ने काफ़ी हलचल मचा दी है। मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र में कई खिलाड़ी हैं जो आपके आगमन से काफ़ी आश्चर्यचकित हैं। आपने अकेले ही उनकी सभी योजनाओं को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। क्रूगर बात करते हुए कमरे में घूम रहे थे, अंततः मुख्य न्यायालय की ओर देखने वाली खिड़की पर रुके, जहां शूरवीर और स्क्वॉय अपने बीच एजेंडियों के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। वहां एक ड्रैगन जैसा प्राणी, एक हुड वाली आकृति और एक बैंगनी रंग का कीचड़ था, जो शूरवीरों के साथ बात कर रहा था और खुशी से घुल मिल रहा था। आमतौर पर उन भले वाले शूरवीरों को उन लोगों से बात करना पसंद नहीं था जिन्हें वे नहीं जानते थे, लेकिन वे अपने हाथों में चॉकलेट बार लेकर काफ़ी खुश लग रहे थे। लेकिन आइए हम इस बात की तह तक जाएं कि मैंने आपसे मिलने का अनुरोध क्यों किया है। नीचे आपके जो मित्र हैं, भले ही मैं उनका प्रक्षेपण कर रहा हूं, मैं देख सकता हूं कि वे प्रतिभा से भरपूर हैं। एक ही बैनर के तहत उनका एक साथ आना, और वह भी उनके करियर के इतने शुरुआती चरण में, काफ़ी दुर्लभ है। उन्होंने कब्र में खुद को साबित कर दिया है, 6 सितारा एपेक्स जगुआर से लड़ते हुए और उसे आसानी से हराते हुए, लेकिन निश्चित रूप से उन खास हथियारों की मदद के बिना नहीं। मित्र अवशेष। बेशक ध्रुव को पता था कि ऐसा होगा। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इतने बड़े खिलाड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्रूगर इन्हीं हथियारों पर चर्चा करने के लिए ध्रुव से मिलना चाहता था। आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? उन्होंने क्रूगर से पूछा। स्वर्गीय शूरवीर ऑक ने ध्रुव की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने इतनी आसानी से यह बात स्वीकार कर ली। तो ये सच है, उन्होंने जवाब दिया। इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, जिनके बारे में एक समय ऐसा माना जाता था कि वे समय के इतिहास से मिट चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे आदेश ने भी मित्र अवशेषों के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करने में बहुत समय और संसाधन खर्च किए। आप अपने सहयोगियों के लिए इतनी बड़ी मात्रा में इन्हें कैसे प्राप्त कर पाए? उन्होंने जवाब दिया, मैंने इन्हें बनाया है। क्रूगर का प्रक्षेपण क्षण भर के लिए झिलमिला उठा, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति एक पल के लिए विचलित हो गई थी। खुद जैसे एक स्वर्गीय शूरवीर को आंतरिक शांति प्राप्त करनी चाहिए थी, जिससे वह सबसे आश्चर्यजनक घटनाओं में भी अविचल रह सके। फिर भी ध्रुव द्वारा इतनी सहजता से बताई गई इस एक खबर ने उसे इतना अस्थिर कर दिया कि उसका प्रक्षेपण लगभग गायब हो गया। क्या ये सच है? ये कैसे संभव है? बौने भी अपनी रचना की विधि खो चुके हैं। ध्रुव ने एक बार फिर कंधे उचका दिए। अब नहीं,
संक्षेप में, मैं उनकी मदद से खुद ही ये तरीका समझ पाया। अब हमारे देश और अधिक निर्माण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्रूगर को स्वयं को केंद्रित करने के लिए कुर्सी पर बैठना पड़ा ताकि वह पुनः अपने प्रक्षेपण पर नियंत्रण न खो दे। तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। मैंने पहली बार सुना है कि बौने किसी इंसान के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ध्रुव ने अपनी जेब से एक साधारण मित्रिल आर्टिफैक्ट का टुकड़ा निकाला। यह उन परीक्षण टुकड़ों में से एक था जो उसने पहली बार बनाना शुरू किया था। यह एक साधारण क्रिस्टल जैसा, पारदर्शी, तथा इसके केंद्र से एक छोटी सी लाल रोशनी निकल रही थी। यही असली बात है, क्रूगर ने ध्रुव की ओर बढ़ते हुए कहा। उसकी आंखें मित्रिल के टुकड़े से हट ही नहीं पा रही थीं, मानो वह उससे चिपक गया हो। आखिरकार उसकी जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया और वह आर्टिफैक्ट तक पहुंच गया। हालांकि उसके हाथ बस मित्रिल के टुकड़े से होकर गुजरे। उसके चेहरे पर अफसोस की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि काश उसने ध्रुव से अभी आमने सामने मिलने का समय निकाला होता। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह अपने हाथों से मित्रिल कलाकृति को छू सकता था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा ऐसा खजाना बुरी नीयत को आकर्षित करेगा? ध्रुव ने बस अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे अग्निमन मित्रिल कलाकृति से निकलकर हवा में फैल गया। पारदर्शी क्रिस्टल ने अंततः अपने अंदर के लाल प्रकाश को खो दिया, जिससे वह वीरान हो गया। अंदर कोई मैना न होने के कारण मित्रिल कलाकृति राख जैसे सफेद रंग की हो गई और अंततः एक धातु के टुकड़े में बदल गई जो कागज से भी अधिक नाजुक थी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्रता से और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novel_fire.com वेबसाइट देखें। अध्याय 235 स्क्रॉलर क्रूगर ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि उसे इस 11 वर्षीय लड़के के हाथों में मौजूद शक्ति का एहसास होने लगा था। तो आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मित्रिल कलाकृतियां बना सकते हैं, और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे वितरित कर सकते हैं। मैं सही था, आप काफी खतरनाक व्यक्ति हैं। अस्तित्व में मौजूद सबसे महान हथियारों पर पूर्ण एकाधिकार के साथ ध्रुव शायद पूरी दुनिया में सबसे अधिक मांग वाला व्यक्ति था। दुनिया को अभी तक ये पता नहीं था। तुम्हारी मित्रिल कलाकृतियों के साथ क्या करने की योजना है? क्या तुम इसे बेचने की योजना बना रहे हो? क्रूगर ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। ये स्पष्ट था कि वह ध्रुव को क्या संदेश देना चाह रहा था। क्रूगर भी उन्हें चाहता था। ध्रुव ने कहा, फिलहाल मैं सीमित मात्रा में ही सामान जारी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कलाकृतियों की कीमत ऐसी नहीं है कि मैं उन्हें पैसे के लिए बेचना चाहूँ। क्रूगर ने सिर हिलाकर ध्रुव का रुख पूरी तरह समझ लिया। मैंने जो सुना है उसके अनुसार आपकी कंपनी अंगोरा शहर में काफी अच्छा काम कर रही है। चॉकलेट पेस्ट्री और आर्मर्स, काफी अजीब संयोजन है, लेकिन ये पैसे को आकर्षित करने वाला होने की प्रतिष्ठा हासिल करने में सक्षम है। मुझे यकीन है कि आपको सोने से कोई परेशानी नहीं है। तो आप मित्रिल कलाकृतियों के लिए क्या चाहते हैं? अपने नियंत्रण में शूरवीर, आदेश पर प्रभाव, निषिद्ध भौतिक कला मंत्रों की स्क्रॉल। ध्रुव मुस्कुराया। उन्होंने कहा, दोस्ती, दोस्ती। क्रूगर ने दोहराया। एक पल के लिए उसका चेहरा उलझन में पड़ गया क्योंकि वह उस शब्द के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वह हथियार का नाम था? क्या वह कोई क्षेत्र था? लेकिन जब उन्होंने ध्रुव की ओर देखा और उसके चेहरे पर ईमानदारी देखी तो क्रूगर को एहसास हुआ कि अनुरोध वास्तविक था। हा 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 हा। इसके बाद वह जोर से हंसने लगे। उनकी आवाज पूरे कोर्ट में गूंजी और प्रशिक्षण ले रहे कुछ नाइट्स और स्क्वायर्स आश्चर्यचकित हो गए। तुम बहुत लालची हो न? तुम्हें एक चीज नहीं चाहिए, तुम सब कुछ चाहते हो, क्रूगर ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। मैं बस एक दूसरे की मदद करने के दर्शन में विश्वास करता हूँ। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। कीमत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगा, और अगर अंततः मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकोगे। संक्षेप में, मैं दोस्त बनना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं ड्रैगनबोन, प्रीतम और बॉनो के साथ दोस्त हूँ। आइए हम सब एक दूसरे की मदद करें। क्रूगर अपने चेहरे से मुस्कान नहीं मिटा सका। अपने रिश्ते को अनुबंधों और व्यापारिक सौदों के माध्यम से नहीं, बल्कि उसके आधार पर बनाकर ध्रुव उसके साथ एक दीर्घकालिक साझेदारी की गारंटी दे रहा था, जो पूरी दुनिया में केवल 10 स्वर्गीय शूरवीरों में से एक था। अगर कोई और इंसान होता तो क्रूगर को इस बात का डर होता कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। स्वर्गीय शूरवीर के रूप में उसका प्रभाव सार्वभौमिक था, केवल महासागर राजा और ड्रेकोनिक रानी जैसे शासकों से कम। लेकिन क्रूगर को ध्रुव की असलियत का एहसास हो गया। वह ध्रुव के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं आपकी दोस्ती स्वीकार करता हूँ, क्रूगर ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। ध्रुव ने भी अपना हाथ बढ़ाया तथा अपने सर्वोच्च कौशल का प्रयोग करते हुए प्रक्षेपण में मन को नियंत्रित किया ताकि स्वर्गीय शूरवीर के साथ ठोस हाथ मिलाया जा सके। क्रूगर के साथ बैठक समाप्त होने के बाद ध्रुव कमरे से बाहर निकला और तुरंत ही सर जयंत से मिला, जिसके चेहरे पर हमेशा आश्चर्य का भाव बना हुआ था। वहाँ क्या हुआ?
मुझे अभी खबर मिली है कि तुम्हें हमारे कालकोठरी में पूरी पहुंच की अनुमति है। बैठक छोड़ने से पहले ध्रुव ने क्रूगर से पूछा कि क्या वह न्यायालयों के भौतिक कला मंत्रों पर एक नज़र डाल सकता है। इस स्थान पर आने में वह अपना मूल उद्देश्य नहीं भूला। ये समय पकड़ने के लिए एकदम सही था। श्रेया 3 ओ को जितने भी मंत्र पता थे वे सभी रहस्यमय कला मंत्रों से भरे हुए थे, जो ड्रैगनबॉर्न और नेशन ऑफ रीबॉर्न के अन्य सेनानियों को प्रशिक्षित करने में कोई मदद नहीं करते थे। यद्यपि विक्रांत उन्हें लड़ाई के बारे में सिखाने के लिए वहां था, लेकिन मरे हुए कंकाल सामान्य बुनियादी मंत्रों को काफी हद तक भूल गए थे। शूरवीरों द्वारा अपने लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशाल ज्ञान तक पहुंच प्राप्त करके ध्रुव अंततः उस ज्ञान को प्रीतम को प्रदान करने में सक्षम हो गया। ध्रुव को अंततः सर्पिल टॉवर के नीचे उनकी कालकोठरी में ले जाया गया। सर जयंत ने उन्हें एक छोटा सा दौरा कराया, जिसमें उन्होंने बैकअप के रूप में संग्रहित सभी उपकरण दिखाए। इन छोटी गुफाओं में एक तरह से भूमिगत जेल की तरह छत तक बेतरतीब ढंग से ढेर सारे हथियार और कवच रखे हुए थे। आखिरकार उसे कमरे के आखिरी छोर पर ले जाया गया, और कमरे में प्रवेश करने से पहले ही उसे कमरे से पुरानी किताबों की खुशबू आने लगी। और जब वह आखिरकार अंदर गया तो उसने देखा कि पपीरस पेपर से बने स्क्रॉल से भरी अलमारियां भरी हुई थीं। हर एक को शानदार तरीके से संरक्षित किया गया था और उनकी सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। न्यायालय की तरह ही पूरा पुस्तकालय गोलाकार था, जिसके प्रत्येक टुकड़े में विभिन्न हथियार निपुणता के लिए विभिन्न भौतिक कला मंत्र प्रदर्शित थे। क्या कोई विशेष मंत्र है जो आप सीखना चाहेंगे? मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, सर जयंत ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब सीख लूंगा। ध्रुव पास की अलमारियों के पास गया और अपनी आंखों के पास रखे एक स्क्रॉल को उठा लिया। यह एक सरल 3 सितारा मंत्र था जो दक्षिणी कट्स पवन नामक तलवार में विशेषज्ञता रखता था। जब उसने स्क्रॉल खोला तो उसने एक जादुई घेरा देखा जो जादू के सिद्धांत से भरा हुआ था। सामान्य शूरवीरों को ऐसे मंत्र में महारत हासिल करने में महीनों लग जाते हैं। सर जयंत को उम्मीद थी कि ध्रुव पुस्तक के अध्ययन में पूरी तरह से लीन होगा, इसलिए वे अंततः कमरे से बाहर चले गए और वापस दरबार में चले गए। ध्रुव ने गोलाकार पुस्तकालय के चारों ओर देखा और अपनी सर्वोच्च कुशलता का प्रयोग करते हुए पुस्तक की स्याही में अंकित सूक्ष्म मन से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया। ये लिखित ज्ञान सिर्फ स्याही से नहीं लिखा गया था, बल्कि इसमें अनुभवी उपयोगकर्ता की धारणा भी थी, जिससे उन्हें अपने अंतर्दृष्टि और सीख को कागज में डालने का मौका मिला। और एक बार जब ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गईं, तो जादू का अस्तित्व समाप्त हो गया। यही कारण था कि स्क्रॉल महंगे थे, लेकिन ध्रुव को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे बस श्रेया 3 ओ की जरूरत थी, जो कमरे में मौजूद जादू के सारे सिद्धांतों को स्कैन करके अपने लिए कॉपी कर सके। इसलिए उसने कमरे में मौजूद सभी वस्तुओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, तथा स्क्रॉल अपनी अलमारियों से बाहर निकलकर ध्रुव के सामने आ गए। स्याही में मन के साथ उनका निजी एआई सहायक सभी जानकारी को देखने और उन्हें अधिकतम डिग्री तक विश्लेषण करने में सक्षम था। अगले अद्यतन की प्रगति 20.23%, अगले अद्यतन की प्रगति 27.73%, अगले अद्यतन की प्रगति 39.26%। प्रत्येक स्क्रॉल के साथ ध्रुव की प्रगति अपडेट में बढ़ने लगी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। कुछ ही सेकंड में ध्रुव हजारों भौतिक कला मंत्रों पर जादू के सिद्धांत की नकल करने में सक्षम हो गया। इस ज्ञान ने उनके मन को प्रभावित किया, जिससे उनमें इन मंत्रों को उचित रूप से निष्पादित करने की क्षमता आ गई। ध्रुव को और अधिक प्यास लगी, उसकी प्यास की गति और तेज होती जा रही थी। अगले अद्यतन की प्रगति 49.99%, अगले अद्यतन तक प्रगति 50%। बधाई हो, आप भौतिक कला मंत्रों पर बुनियादी महारत हासिल करने में सक्षम थे। सिस्टम अभी अपडेट पर चल रहा है। पूरा नमस्ते ध्रुव, मैं श्रेया 3O5 हूँ और मैं आपकी निजी एआई सहायक हूँ। अध्याय 236 हुड वाली आकृतियों पर जासूसी। ध्रुव को अपने शरीर के प्रति और भी अधिक सजगता महसूस हुई। उसकी मांसपेशियों का हर तंतु यूनिटी मैना से जुड़ा हुआ था, जिससे उसे अपनी गतिशीलता पर पूरा नियंत्रण मिल गया। उसका शारीरिक समन्वय छत से ऊपर चला गया। मैंने 13,532 स्क्रॉल में सभी भौतिक कला ज्ञान को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और आपके मन इकट्ठा करने की तकनीक को तदनुसार समायोजित किया है। यह अब 83% अधिक कुशल है, जिससे आप कम प्रयास में अधिक शक्ति लगा सकते हैं। क्या इसीलिए मेरा शरीर इतना अच्छा महसूस करता है? प्रत्येक स्क्रॉल से बची हुई चेतना ने गुरुओं के मन में गहरी अंतर्दृष्टि दी। वे सभी ज्ञान अब आपके शरीर में संग्रहित हैं, चाहे आप इसे सक्रिय रूप से जानते हो या नहीं। दूसरे शब्दों में, ध्रुव की मांसपेशियों की याददाश्त संभवतः ड्रैगनबोन से भी बेहतर थी, जो उनके लिए काफी अनुचित था क्योंकि वे ही थे जो प्रशिक्षण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इस बीच उसे केवल 10,000 स्क्रॉल पढ़ने थे और वह अपने शरीर को शारीरिक कला कौशल के लिए एकदम उपयुक्त बनाने में सक्षम हो गया। ध्रुव को यह थोड़ा निराशाजनक लगा कि वह श्रेया 3
ओ को अगले सॉफ्टवेयर में सुधार नहीं कर पाया। उसे सिर्फ आधा चरणीय अपग्रेड मिला, जो अच्छा था लेकिन उसकी उम्मीद से बेहतर नहीं था। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रत्येक सुधार के साथ बढ़ती है। स्क्रॉल में केवल शारीरिकता के बारे में बुनियादी जानकारी होती है, जो आपके शरीर को एक एथलीट में बदल देती है, लेकिन आपके दिमाग को अगले स्तर पर बदलने में सक्षम नहीं होती है। मुझे ये पता था, उन्होंने श्रेया 3.0.5 से कहा। शुक्र है कि क्वींस क्षेत्र में कई अन्य नाइटली कोर्ट हैं, जहां मैं किसी दिन जा सकूंगा। फिलहाल ध्रुव को इस बात से संतुष्ट होना पड़ा कि उसे शारीरिक कला मंत्रों पर थोड़ी बहुत महारत हासिल थी। पिछली बार की तरह अब वह पूरी तरह से अपनी कल्पना से एक नया कौशल बनाने में सक्षम था। वह कुछ ही सेकंड में 5 स्टार और उससे कम फिजिकल आर्ट मंत्रों की रचना कर सकता था। ये ड्रैगनबॉर्न और प्रीतम के लिए बहुत उपयोगी था, जिन्हें अपने कौशल के प्रदर्शन में बहुत अधिक मारक क्षमता की आवश्यकता थी। यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वह मुख्य न्यायालय में वापस चला गया, जहाँ सर जयंत उसके आगमन के लिए तैयार नहीं थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट देखें। आप केवल आधी मोमबत्ती के लिए गए थे। मुझे खेद है, क्या आपको वह नहीं मिला जिसकी आपको तलाश थी? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे सीखने में सक्षम था। मुझे बस और अधिक की आवश्यकता है, उसने कहा। बेशक, सर जयंत को यह पता नहीं था कि ध्रुव ने उनके तहखाने में हर एक पुस्तक सीखी है। नहीं, उन्होंने कभी सोचा होगा कि यह संभव है। क्या तुमने देखा कि मेरे दोस्त कहाँ गए? जब वह क्रुगर से बात कर रहा था तो अर्जुन और अन्य लोग अकेले चले गए, इसलिए ध्रुव को पता ही नहीं चला कि वे लोग अब कहाँ हैं। सर जयंत ने कहा, मैंने उन्हें पहले अन्य शूरवीरों के साथ जाते देखा था। मुझे लगता है कि वे वापस अखाड़े में चले गए थे। उन तीनों को जानते हुए ध्रुव को यकीन था कि वे कोई गलत काम करने वाले थे। तुम्हारे यहाँ उपचारक हैं, है ना? उन्होंने ये केवल इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें यकीन था कि अर्जुन अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाएगा और किसी शूरवीर को चोट पहुंचा देगा। क्यों? सर जयंत ने पूछा। मुझे लगता है कि वे शूरवीरों के साथ लड़ाई करने गए थे। आपके पास यहाँ उपचारक हैं, है ना? अगर कोई और होता तो सर जयंत इस सवाल पर हंसते, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि ड्रैगनबोन क्या करने में सक्षम थे, इसलिए उन्हें पता था कि परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं पट्टियां ले आता हूँ, सर जयंत ने चिंतित होकर कहा। जब सर जयंत अर्जुन नामक राक्षसी प्रतिभा के बारे में शूरवीरों को चेतावनी देने के लिए भागे तो ध्रुव अकेला रह गया। वह अखाड़े में जाने वाला था, लेकिन अचानक उसने अपने सामने दीवारों की छाया को बदलते और बदलते देखा, इससे पहले कि 2 शैडो ऑक्स सामने आते। ये नारुतो और सासुकी थे, जो ओरकेनाइंस और ओरिक्यूपाइंस के 2 नेता थे। कोई बात है क्या? हमने एक महत्वपूर्ण बातचीत होते हुए देखी है, इसलिए हमने निर्णय लिया कि सीधे आपको रिपोर्ट करना ही बेहतर होगा, नारुतो ने सम्मान के संकेत के रूप में अपनी छाती ठोंकते हुए कहा। महत्वपूर्ण बातचीत? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। वह खुद को और ऑक्स को वापस एक अधिक निजी स्थान पर ले गया। हमने शहर के अंदर और आसपास हर जगह अपनी सेना फैला दी है। ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हमारी नज़र उन पर न हो। आमतौर पर हम बहुत सी निरर्थक बातें सुनते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन रीबॉर्न कंपनी के मामले में हम हमेशा पूरी तरह से सतर्क रहते हैं, सासुकी ने कहा। उसकी पीठ पर लगेपन खिलने से तीखी आवाज निकल रही थी। कब्र वाली घटना के बाद से एक विशेष समूह ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, हेमरस्टोन कंपनी। हमने गोल्डन 500 में उनकी रैंकिंग सुधारने की उनकी योजनाओं में बाधा डाली है और वे इससे बहुत खुश नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी न किसी तरह का टकराव लेकर आती है। ये स्वाभाविक था। उन्होंने ये भी सुना था कि हेमरस्टोन समूह हेफेस्ट कंपनी की एक उप कंपनी थी, जो उनके दादा के व्यवसाय की तरह ही दुनिया के सबसे बड़े समूहों में से एक है। आपने क्या पाया? अभी तक कुछ नहीं, बॉस ध्रुव। हम जैसे ही बात कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। ध्रुव ने शैडो ओर्क्स की ओर देखा, उसके दिमाग में एक विचार बन रहा था। इस बीच राजधानी के व्यापारिक जिले के हृदय स्थल अंगोरा शहर के बिल्कुल मध्य में हेमरस्टोन समूह का मुख्यालय था। उनका शस्त्रागार धातु से बनी हर चीज का प्रमुख भंडार था। हर समूह, कंपनी या गिल्ड को अपनी सुरक्षा के लिए कवच और हथियारों की जरूरत होती थी, और वे ही थे जो इसे प्राप्त करते थे। कम से कम यह उस समय से पहले की बात है जब एक रहस्यमय समूह जंगल से बाहर आया और अपने नए कवच और हथियार सेट दिखाए, जिसने शहर में पूरी तरह से एक नया मानक स्थापित किया। वे धीरे धीरे हर जगह कवच और हथियारों के प्रवाह पर नियंत्रण खो रहे थे। जवाब में हेमरस्टोन कंपनी के पास केवल एक ही विकल्प बचा था। उन्हें अपनी मूल कंपनी हेफेस्टियस समूह से सहायता मांगनी पड़ी। हेमरस्टोन के हर कर्मचारी ने इस दिन उनके आगमन का स्वागत किया। कंपनी के साहसी लोगों के नेता बुच ने सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही हो। आखिरकार दूर से आने वाले ये आगंतुक मुख्य हेफेस्ट कंपनी से ही थे। जैसे ही 5 व्यक्तियों ने अपनी इमारत में कदम रखा, दोहरे दरवाजे खुल गए।
नौकरानियों और बटलरों ने उनके आगमन के लिए लाल कालीन बिछा दिया, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी और वे आगे बढ़ते रहे। मैं आपका हमारे भवन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बुच के शब्द धीमे हो गए, क्योंकि अग्नि टोपीधारी आकृतियां उसके पास से गुजरती रहीं तथा उसके संबंध स्थापित करने के प्रयास को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती रहीं। किसी भी प्रकार की खुशामद की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ केवल एक ही काम के लिए हैं, प्रभुत्व स्थापित करना। उनमें से एक नकाबपोश व्यक्ति ने उनके विशाल संग्रह से एक तलवार उठाई और बिना किसी बल के उसकी धार को मोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी कंपनी राजस्व क्यों खो रही है? हुड वाली आकृति ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विश्वास खो रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं है कि हैमरस्टोन कंपनी सबसे अच्छे उपकरण देने के लिए पर्याप्त मजबूत है। बुच ने अपना सिर नीचे कर लिया। हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपनी तलवारों और कवच की गुणवत्ता में सुधार करते रहना चाहिए। ये काफ़ी आसान होना चाहिए क्योंकि तुम सभी हेफेस्ट्स कंपनी का हिस्सा हो। लेकिन हमारा काम अलग है। हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत नाइट्स और विजार्ड्स से भी बेहतर है। इसी तरह हम भरोसा बनाते हैं। इस बीच ऊपर झूमर की टिमटिमाती छाया में 3 आकृतियां छिपी हुई दिखाई दीं। ये ध्रुव और 2 ऑर्क्स थे। अध्याय 237 पत्थर ठंडा। बाहरी व्यक्ति के नज़रिए से ध्रुव का पूरा शरीर दीवार पर पेंट की तरह प्राकृतिक था। अगर वे सीधे उसकी तरफ देखते तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और वे बस यही सोचते कि वह ऊपर लकड़ी की छत का हिस्सा है। मन पर उसकी महारत ने उसे पूरी तरह से इससे रहित होने की अनुमति दी। उसके शरीर से कोई प्रकाश मन नहीं निकल रहा था। उसे एक निर्जीव प्राणी, एक वस्तु के रूप में गलत समझा जा रहा था। बेशक वह खुद को छिपाने के लिए ऑक्स की छाया कौशल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि कुल मिलाकर यह एक बेहतर विकल्प था। हम यहाँ स्थिति को सुलझाने के लिए आए हैं और हम इसे सुलझाएंगे, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा। नारुतो और सासुकी की समय पर दी गई रिपोर्ट के कारण ध्रुव शहर में हुडधारी व्यक्तियों के आगमन को देख पाया। क्या आपको पता है कि वे कौन हैं? उन्होंने ओर्क से पूछा। दो सितारा मंत्र परिवर्तनशील ध्वनि का उपयोग करके अपनी आवाज की तरंगों को एक सीधी रेखा में परिवर्तित किया जो बिना किसी रिसाव के सीधे ध्वनि को उनके कानों तक पहुंचाती थी। अफवाह है कि वे हेफेस्ट्स कंपनी के एक विशिष्ट टास्क फोर्स का हिस्सा हैं, जिन्हें विशिष्ट सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नारुतो ने ध्रुव को अपने अधीनस्थ ऑप की लिखित रिपोर्ट दिखाते हुए उत्तर दिया। लोहार को भेजने के बजाय उन्होंने सैनिकों को भेजा। इससे ध्रुव को एक बात समझ में आ गई। वे अपनी प्रभुता दिखाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे, खासकर कब्र अभियान में अपनी विफलता के बाद। उसने भूरा से सुना कि उस समय बुच का मुख्य लक्ष्य मकबरे पर विजय पाने वाला पहला व्यक्ति बनना था, जिससे उन्हें अंगोरा शहर में बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन अपनी असफलता के कारण उन्होंने अपनी कुछ प्रतिष्ठा खो दी, जिससे उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई। और अब हेफेस्टियस कंपनी ने इस विफलता को सुधारने के लिए उत्कृष्ट सैनिकों को भेजा। हैमरस्टोन कंपनी के मालिक काफी निराश हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आप इस महीने रैंक #494 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बजाय हमें रैंक #496 मिलने की अधिक संभावना है। बुच ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैं मालिक से अपनी गहरी माफी मांगना चाहता हूँ। हेफेस्ट्स के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में वह केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ का हकदार है। यह विफलता मेरी है। हुड पहने व्यक्ति ने सिर हिलाकर बुच की माफी स्वीकार कर ली। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान कर लेंगे, वरना हमें स्टोन कोल्ड 6 नहीं कहा जाता। हैमरस्टोन के बाकी कर्मचारी उनके नाम के खुलासे पर अपनी सांसें रोककर बैठ गए। एक भयानक योद्धा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने ऑर्डर के शूरवीरों को भी मात दे दी। अफवाह यह है कि वे अपने स्तर से एक सितारा ऊपर के लोगों को भी हरा सकते थे। जल्द ही हैमरस्टोन के हर कर्मचारी के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। स्टोन कोल्ड 6 के आने से अंगोरा सिटी को उम्मीद है कि उनकी कंपनी में फिर से ताकत आएगी। ध्रुव ने देखा कि इस कमरे में केवल 5 लोग थे, मतलब एक गायब था। मैंने पहले ही अपना एक साथी भेज दिया है ताकि पहला मिशन पूरा हो सके, हुड वाली आकृति ने कहा। नाइटली कोर्ट में प्रभुत्व स्थापित करना। स्टोन कोल्ड 6 नाइट्स के खिलाफ जीत हासिल करेगा, इस बात का आप यकीन रख सकते हैं। ध्रुव ने अपने सामने खड़े 2 ऑर्क्स की ओर सिर हिलाया। उन्होंने वह सब कुछ सुन लिया जो उन्हें सुनना था। वे अपनी छाया में वापस चले गए और गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। इस बीच नाइटली कोर्ट में विभिन्न नाइट गुटों के बीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा नियमित रूप से चल रही थी। द वे ऑफ द स्पीयर, जो तलवार नाइट के खिलाफ पिछली लड़ाई का विजेता था, अब दरबार में राज करने वाला चैंपियन था। उन्होंने हरे झंडे को उठाया, जिसके सामने एक भाले का चिन्ह बना हुआ था, और भीड़ ने उनकी श्रेष्ठता के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। हालांकि इस प्रतियोगिता के विजेता के रूप में उनका ताज पहनाए जाने से पहले केवल एक गुट बचा था। ये कुल्हाड़ी का रास्ता था, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि सर जयंत कर रहे थे। खोज उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट
वे इस प्रतियोगिता के असली विजेता थे। सर जयंत, विशेष रूप से, को हराना बहुत कठिन प्रतिद्वंद्वी था। ये बात और भी स्पष्ट हो गई जब दोनों शूरवीरों के बीच लड़ाई हुई। सर जयंत की कुल्हाड़ी पहाड़ जितनी भारी थी, फिर भी उसके वार इतने तेज थे मानो वह तलवार चला रहा हो। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा और वह प्रतियोगिता का विजेता बन गया। लेकिन जैसे ही सर जयंत को विजय पताका फहरानी थी, भीड़ में से किसी ने अचानक एक ठंडा नीला दस्ताना अखाड़े की ओर फेंका, जो उनके ठीक सामने आकर गिरा। सर जयंत ने दस्ताने को देखा और फिर भीड़ की ओर देखा। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। यह एक औपचारिक चुनौती थी। मैं विनम्रतापूर्वक आपकी शिक्षाओं की प्रार्थना करता हूँ, एक नकाबपोश व्यक्ति ने पूछा। एक गौरवशाली शूरवीर की तरह सर जयंत कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा चुनौती का सम्मान करने की शपथ ली। बहुत बढ़िया, सर जयंत ने होठ वाली आकृति को ध्यान से देखते हुए कहा। लेकिन मैं अपनी ताकत नहीं रोकूंगा, चाहे वह मेरे स्तर से एक स्टार नीचे का ही क्यों न हो। दूर से भी सर जयंत यह समझने में सक्षम थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी केवल 4 सितारा योद्धा था। यह उचित ही है, होठधारी व्यक्ति मुस्कुराया। फिर वह एक ही झटके में अपना होठ वाला लबादा उतारकर अखाड़े में कूद पड़ा। उसने खुद को एक गंजा, मर्दाना व्यक्ति के रूप में दिखाया जो जटिल बर्फीले नीले कवच में लिपटा हुआ था। उसकी मांसपेशियां धातु में बिल्कुल उभरी हुई थीं, मानो यह विशेष रूप से उसके शरीर के लिए ढाला गया हो। उसके पीठ के कवच पर संख्या 5 अंकित थी। मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? सर जयंत ने पूछा। आप मुझे 5 कह सकते हैं, गंजे आदमी ने जवाब दिया। भीड़ ने जोर से जयकारे लगाए। इस नए चैलेंजर के अचानक सामने आने से वे बहुत उत्साहित हो गए। सिर्फ उसके कवच से ही उन्हें पता चल गया था कि यह एक बेहद मनोरंजक मुकाबला होगा। वाह, उसके कवच को देखो, क्या ये हैमरस्टोन कंपनी का प्रतीक नहीं है? ओह हाँ, यह उसकी छाती पर अंकित है। जल्द ही सभी को पता चल गया कि यह नया चैलेंजर पूर्णतः हैमरस्टोन कवच से सुसज्जित था। केवल द्वंद्व युद्ध का परिणाम ही बताएगा कि कवच प्रसिद्ध सर जयंत के भारी प्रहारों का सामना कर पाएगा या नहीं। इस बीच अर्जुन, विक्रांत और भूरा कोर्ट के हर बैरक की खोजबीन करने के बाद आखिरकार अखाड़े में लौट आए। वे सामान में काफी व्यस्त हो गए क्योंकि भूरा कोर्ट के हर कोने में जाने पर जोर दे रहा था ताकि वह अपने क्लोन को हर जगह फैला सके। अरे देखो भूरा, तुमने हमें मुकाबला गंवा दिया, अर्जुन ने कहा। उसके कंधे निराशा से झुक गए। भूरा ने कहा, यह मेरी गलती नहीं है। जब दोनों में बहस जारी थी, विक्रांत आगे बढ़ा और भीड़ में देखने लगा। अंततः उसने एक अजीब दृश्य देखा। भीड़ में सभी लोग चुप थे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। विक्रांत ने नीचे देखा तो सर जयंत जमीन पर पड़े थे। उनकी कुल्हाड़ी 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। वे हाँफ रहे थे और सामने खड़ी एक आकृति को देख रहे थे। वह हार गया, विक्रांत बोला। अंततः अर्जुन और भूरा वहां पहुंचे और उन्होंने स्वयं ये दृश्य देखा। भाई जॉन कैसे हार सकता है? अर्जुन ने पूछा। तभी लड़ाई जीतने वाला व्यक्ति अचानक भीड़ के सामने आ गया। ये प्रभुत्व है। हम अंगोरा शहर में सबसे अच्छे लड़ाके हैं। हैमरस्टोन समूह जीतेगा और कोई भी अन्य कंपनी हमसे बेहतर नहीं है। अर्जुन उन शब्दों से उत्तेजित हो गया। वह पानी में कूदने ही वाला था कि अचानक उसे अपने कंधे पर थपथपाहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुव दिखाई दिया। तुम्हारे जाने से पहले मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ उपहार हैं, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा और अर्जुन को कुछ नए कौशल प्रदान करने के लिए अपना हाथ उठाया। अध्याय 238 द्वंद्व युद्ध पुनर्जन्म वी हैमरस्टोन श्रेया 3.5 की शारीरिक कला मंत्रों पर निपुणता के साथ ध्रुव अर्जुन की प्रतिभाओं के लिए विशेष रूप से अनुकूलित नए कौशल विकसित करने में सक्षम था। जानकारी युवा ड्रैगनबोन के दिमाग में समा गई, जिससे उसे अपनी जन्मजात हरकतों को मन से भरी किसी चीज में बदलने के लिए जरूरी जादुई सिद्धांत मिल गया। उसने ये पता लगा लिया कि कैसे अपने यूनिटी कोर से गहराई से खींचना है और इसे सही मात्रा में बल और मात्रा के साथ एक विशिष्ट मांसपेशी समूह में फैलाना है ताकि अधिकतम मात्रा में आवश्यक शक्ति जारी की जा सके। स्थानांतरण समाप्त होने के बाद अर्जुन की आंखों में समझ की चमक दिखाई दी। तुम क्या सोचते हो? ध्रुव ने पूछा। धन्यवाद भाई माइक, ये बहुत अच्छे हैं। अर्जुन ने उत्साह से हवा में मुक्का मारा, जिससे मैदान में एक तीखी कोड़े की आवाज गूंज उठी। ताकत का ये छोटा सा पूर्वावलोकन नीचे के मौजूदा चैंपियन का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त था। 5 नामक योद्धा ने ब्लीचर्स की ओर देखा और अर्जुन की ओर देखते हुए आंखें सिकोड़ लीं, जो ड्रैगनबोन की जांच कर रहा था। अरे भाई, क्या मैं आगे खेल सकता हूँ? उसने 5 से पूछा और सीढ़ियों से उतरकर लकड़ी की रेलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। गंजे आदमी की आंखों में भ्रम की स्थिति थी क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन के भीतर शक्ति के बिंदु उसके मुकाबले कम हैं, और एक मोनोकल का उपयोग करने पर जो किसी व्यक्ति की साधना शक्ति निर्धारित करता है। 5 को एहसास हुआ कि ड्रैगनबोन केवल 3 सितारा क्षेत्र में था। क्या यह महज संयोग था? 5 ने दबी हुई सांसों में कहा। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि उसके शरीर से मानस का विस्फोट हो रहा है।
क्या तुमने मेरी बात सुनी भाई? अर्जुन ने अपने हाथों से अपना मुंह बाहर की ओर करते हुए पूछा। आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप निश्चित हैं? भीड़ जो इतनी खामोश थी, एक बार फिर धीमी फुसफुसाहट में फूट पड़ी। उन्होंने देखा था कि 5 पूरे शहर के सबसे अच्छे शूरवीरों में से एक के खिलाफ कितना प्रभावशाली था। सर जयंत का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। प्रसिद्ध 5 स्टार नाइट को अपने हथियार पर पूरी तरह से नियंत्रण खोने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। किसी तरह 5 कुल्हाड़ी की जबरदस्त ताकत पर पूरी तरह से काबू पाने में सफल रहा और उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने सभी नाइट समर्थकों को चुप करा दिया। यद्यपि 5 केवल 4 सितारा क्षेत्र में था, फिर भी वह अपनी साधना से 1 सितारा अधिक ऊंचे व्यक्ति को हराने में सक्षम था। और अब अर्जुन 5 को चुनौती देना चाहता था, जबकि वह उससे 1 स्टार कम था। चलो लड़ते हैं, तुम मजेदार लग रहे हो, अर्जुन ने कहा और अखाड़े में कूद पड़ा। उसके पैरों के नीचे धूल के कण फूट रहे थे। सर जयंत, जो अपने साथी शूरवीरों द्वारा ले जाए जा रहे थे, के पास उनसे कहने के लिए केवल एक ही बात थी। उन्होंने कहा, सावधान रहें। सर जयंत ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कम आंका था, जिसके कारण उन्हें अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। एक शूरवीर द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा पाप युद्ध में अपना हथियार खोना था। कुल्हाड़ी के रास्ते पर उनकी महारत ने ऐसा होने से रोका होगा। फिर भी ऐसा हुआ। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहा, उनके हथियार और कवच उच्च कोटि के हैं। यह ऐसी चीजें नहीं हैं जो यहाँ बनती हैं। बेशक अगर वह जानता कि 5 स्टोन कोल्ड 6 नामक एक विशिष्ट टास्क फोर्स का हिस्सा है, जो सीधे दुनिया के सबसे बड़े समूहों में से एक से है, तो वह पूरी तरह से समझ सकता था कि उसका हथियार क्यों जीवित रहने में असमर्थ था। कोई चिंता नहीं, ये बस एक छोटी सी मजेदार लड़ाई है, अर्जुन ने तैयारी के लिए अपने कंधे घुमाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सर जयंत की चेतावनी सुनी ही नहीं। और वह सुनता भी क्यों? उसके चेहरे पर इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके हथियार और कवच भी दूसरों की तरह नष्ट हो जाएंगे। ये रिबॉन से बनाया गया था, इससे बेहतर कोई उपकरण नहीं था। इस बीच पंचम ने अर्जुन के चेहरे को ध्यान से देखा और अपना भाला हवा में घुमाया। हथियार पर नीली बर्फ फैल गई और हवा में धुंध फैल गई। आप रिबॉन कंपनी से हैं, है न? 5 ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा। बेशक उस आदमी ने अपनी रिसर्च की होगी। यह उसकी मूर्खता होगी कि वह अपनी असफलता का कारण ही न जान पाए। हाँ, मैं हूँ, अर्जुन ने गर्व से घोषणा की। भूरा ब्लीचर से उसका उत्साहवर्धन कर रहा था। बाकी भीड़ ने एक बार फिर आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। बहुत से लोगों ने रिबॉन कंपनी के बारे में नहीं सुना था और उन्हें सिर्फ चॉकलेट के कारोबार के बारे में पता था। इसलिए जब कब्र में प्रीतम के कारनामों के बारे में अफवाहें फैलने लगी, तो उनमें से बहुत से लोग हैरान रह गए। क्या वे ही हैं जिन्होंने उस खोज पर विजय प्राप्त की? हाँ, और तुम्हें पता है कि मैंने क्या सुना? उन्होंने कहा कि रिबॉन के लोग नाइट्स और हैमरस्टोन समूह के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम थे। इस तरह वे कब्र में विजयी हुए। मैंने सुना है कि उन्होंने विशेष हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जैसे वाकई दुर्लभ चीजें। वाह, तब तो मुझे उनके शस्त्रागार का दौरा करना चाहिए। 5 ने अपने होठों को काटा क्योंकि उसने उनके चारों ओर चर्चा सुनी थी। भले ही उसने नाइट्स के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, फिर भी किसी तरह रिबॉन कंपनी उनसे ये छीनने में सफल रही। फिर 5 ने अपनी बाहें फैलाईं और जमीन की ओर देखने लगा। आप सभी ध्यान से सुनिए, ये केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि उस कंपनी के लिए भी द्वंद्व होगा जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर उसने अपना भाला अर्जुन की ओर तान दिया। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्रता से और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट देखें। जो भी इस लड़ाई को जीतेगा, उसे वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की प्रशंसा और सम्मान प्राप्त होगा। और जो भी हारेगा, उसे यहाँ सबके सामने ये स्वीकार करना होगा कि उसकी कंपनी उन दोनों में से घटिया है। अर्जुन की आंखों में आग सी चमक उठी। उसने स्टैंड की तरफ देखा और ध्रुव और उसके बाकी दोस्त मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी गांड मारो, भूरा ने खुशी जताई। एक अच्छा पुराने जमाने का द्वंद्व युद्ध। हो, मुझे शायद ज्यादा याद ना हो, लेकिन मैं विजयी भावना को जानता हूँ। जैसा कि सीनियर भूरा कहते थे, किसी की गांड मारने की। मैं इसे फिर से देखना चाहूंगा। यहाँ तक कि विक्रांत भी उत्साहित था। ध्रुव ने अंगूठा दिखाते हुए उससे कहा, जाओ और मौज करो। अर्जुन को बस यही इजाजत चाहिए थी। उसने 5 की तरफ देखा और उसे अंगूठा दिखाया, फिर उसे अंगूठा नीचे कर दिया। चलो लड़ाई करें। पांचों ने तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ लगाई। उसके पीछे से धूल उड़ रही थी। उसका भाला सीधे युवा ड्रैगन बोन की निहत्थी छाती पर निशाना साध रहा था। अर्जुन ने हवा में मुक्का मारा, जिससे उत्पन्न बल लहर की तरह हवा में स्थानांतरित हुआ और ध्वनि की गति से 5 के शरीर तक पहुंचा। भाले की एक ही वार से 5 ने भाले की शक्ति को नष्ट कर दिया और फिर उसकी नोक अर्जुन की ओर बढ़ा दी। युवा ड्रैगन बॉन एक मुक्केबाज की तरह उछलता हुआ
लयबद्ध तरीके से बाएं और दाएं घूमता हुआ फिर अपनी छाती की ओर बढ़ते भाले से बच निकला। जब उसका वार चूक गया तो 5 ने अर्जुन तक पहुंचने के लिए अपना भाला घुमाया, लेकिन वह आखिरी सेकंड में झुकने में सफल रहा और ठोड़ी की ओर निशाना साधते हुए एक अपरकाट से जवाब दिया। 5 ने अपने भाले के निचले हिस्से को सहारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए पीछे कदम बढ़ाया। जोइन के मुंह से हवा में एक बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन किसी और चीज पर वार नहीं हुआ। भीड़ आज जो विद्युतीय मुकाबला देख रही थी उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर खड़ी हो गई। अर्जुन मुस्कुराया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। वह अभी शुरुआत ही कर रहा था। वह बाएं हाथ से मुक्का मारते हुए 5 की ओर बढ़ा। पंचम ने अपने भाले से अर्जुन के प्रहार को रोक दिया, लेकिन अर्जुन का आक्रमण यहीं समाप्त नहीं हुआ। यह एक दो मुक्का था। अर्जुन की अपार गति और शक्ति ने 5 को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, क्योंकि ड्रैगनबोन ने लीवर पर जोरदार मुक्का मारा। अध्याय 239 अर्जुन के मुक्के। अर्जुन के अंतरिक्ष विराम मुक्के ने 5 को दीवार की ओर उछाल दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दर्शकों को केवल धुंधलापन ही दिखाई दे रहा था, इससे पहले कि 5 दीवार से टकरा जाए, जिससे अखाड़े में प्रतिध्वनि पैदा हो गई और हर जगह धूल उड़ने लगी। भीड़ खड़ी हो गई और धूल के बादल के पार देखने लगी कि क्या लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन जैसे ही धूल जमी, उन्होंने देखा कि 5 बिल्कुल स्थिर खड़ा है। उसका ठंडा नीला कवच पूरी तरह सुरक्षित है। उसके शरीर पर कोई खरोंच या खरोंच नहीं थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर मुस्कान भी सभी को ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि अर्जुन का मुक्का उस गंजे आदमी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया। वाह, वह अर्धमानव कौन है? उसके घूंसे पागलपन भरे हैं। लेकिन यह और भी अधिक प्रभावशाली है कि 5 बिना कुछ महसूस किए सीधे उस मुक्के को झेलने में सक्षम है। वह कवच अवश्य ही अद्भुत होगा। मुझे कभी नहीं पता था कि हैमरस्टोन इतनी अद्भुत कलाकृति बना सकता है। अपने कवच की तारीफ सुनकर 5 मुस्कुराया। यही वह वजह थी जिसकी वजह से उसने खुद को चोट लगने दी। तुम मेरे कवच के लिए एक अच्छी तुलना थे। अब वे जानते हैं कि अगर उन्हें कुछ अच्छा चाहिए तो उन्हें अपना कवच कहाँ से खरीदना है, उन्होंने अर्जुन से कहा। माफ करें, लेकिन मुझे ये लड़ाई पूरी करनी होगी। 5 के शरीर से एक ठंडी नीली आभा निकली, जो वायु और जल के मिश्रण से मिलकर उसके शरीर में बर्फीले जादू में बदल गई। हे फेस्ट्स फ्रॉस्टी विंड, 5 चिल्लाया, अपने भाले की नोक को 4 स्टार आइस पावर से सशक्त किया। भीड़ चौंक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके पैरों के नीचे की धूल भी जमने लगी थी। पंचम ने अर्जुन की ओर झपट्टा मारा और अपना ठंडा भाला उसकी छाती पर भोंक दिया। अर्जुन ने आखिरी क्षण में एक तरफ कदम बढ़ाया, इससे पहले कि टिप के भाले से एक तेज हिमखंड निकलता और आसानी से युवा ड्रैगनबोन के पीछे की दीवार को भेद देता। गंजा आदमी अर्जुन की ओर अपना भाला घुमाता रहा। पिछली बार के विपरीत उसके हर वार से शक्तिशाली 4 सितारा हिमखंडों का विस्फोट हुआ, जो सबसे कठोर स्टील कवच को भी भेद सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। प्रत्येक भाले के हमले के साथ अर्जुन को अधिकाधिक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। विंटर वंडरलैंड, 5 चिल्लाया, क्योंकि उसके पैर पूरी तरह से बर्फीले नीले रंग में बदलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा पैर बर्फ के पहाड़ में जम गया हो। अपने पैरों में प्रकट हुई शक्ति के साथ 5 ने जमीन पर पैर पटका, जिससे बाहर की ओर बर्फ और हिमपात फैल गया। तुम हमेशा भागते नहीं रह सकते, 5 ने ताना मारते हुए आगे बढ़कर अर्जुन पर अपना भाला चलाया। अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन फिसलन भरी बर्फ में बदल गई, ठीक उससे पहले जब ठंडी नोक वाला भाला ऊपर से उसकी ओर झुका। 5 को उम्मीद थी कि इससे युवा ड्रैगनबॉर्न भ्रमित हो जाएगा और वह उसके भाले के हमले से समय रहते दूर नहीं जा सकेगा। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी शक्ति को कम करके आंका था। अर्जुन ने बस हवा में मुक्का मारा, जिससे एक ऐसा आघात तरंग उत्पन्न हुआ जो भाले के प्रक्षेप पथ को विक्षेपित करने के लिए पर्याप्त था, तथा हिमखंड उसके कानों के पास से सरक गया। इसके बाद उन्होंने अपने पैरों के नीचे एक दो घूंसे मारे, जिससे उत्पन्न शॉकवेव ने जमीन पर एक दरार युक्त गड्ढा बना दिया, जिससे वह समतल भूभाग नष्ट हो गया, जिसके कारण बर्फ इतनी फिसलन भरी हो गई थी। बहुत देर हो चुकी है, 5 चिल्लाया और उसने अपना भाला अर्जुन की ओर बढ़ाया। बर्फ से ढका आवरण, ऊर्जा की एक नीली गेंद उसके सिरे से प्रक्षेपित हुई, जिसने उसके मार्ग में फंसने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण चीज को जमा दिया। ऊर्जा का वह जमी हुई गोला संपर्क में आने पर टूट गया, जिससे एक हिमखंड बन गया, जिसमें युवा ड्रैगनबॉर्न को घेर लिया गया। कम से कम ऐसा होना चाहिए था। 5 की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि हिमखंड उतनी ही तेजी से पिघलना शुरू हो गया था जितनी तेजी से वह बना था। हिमखंड जिस तेजी से विघटित हो रहा था, उससे धुंध और भाप निकल रही थी। क्या, कैसे? अर्जुन हिमखंड से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। 5 ने सोचा कि 4 स्टार मंत्र के सीधे प्रभाव से कम उसे शीतदंश तो होगा ही, लेकिन फिर उसने देखा कि हिमखंड ने अर्जुन को कभी भी नहीं घेरा था। ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य गोलाकार अवरोध था जो जादू को ड्रैगनबॉर्न के तराजू तक पहुंचने से रोक रहा था। यही कारण था कि बर्फ इतनी जल्दी पिघल गई। ओह,
मैं यूनिटी डिफेंस का उपयोग किए बिना जीतना चाहता था, अर्जुन ने खुद से निराश होकर कहा। वास्तव में वह अकेला व्यक्ति था जो खुद से परेशान था। हर कोई देख सकता था कि वह एक 3 सितारा रियल्म फाइटर 4 सितारा जादू के पूरे सामने के हमले का सामना करने में सक्षम था। वह इससे बिना किसी चोट के बाहर भी आ गया। ऐसा असंभव माना जाता था। खैर, जो भी हो, अर्जुन ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने असली हुनर का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने अपनी जेब से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला और उसे हवा में उठाया। उसने उसे अपने मुंह में डाला और पूरा निगल लिया। तभी पूरे क्षेत्र में शक्ति और आभा का विस्फोट हुआ। यहाँ तक कि जिन नागरिकों को साधना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने भी अर्जुन की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि महसूस की। 5 अखाड़े में खड़ा था, उसका चेहरा पूरी तरह उलझन में था। उसने धीरे से अपनी जेब से एक मोनोकल निकाला और उसे अपनी आंख पर रखा और फिर सीधे अर्जुन की ओर देखने लगा। वहां उसने अपने पेट में 4 प्रकाश बिंदु देखे। वह 4 सितारा क्षेत्र में था। यह असंभव है, वह चिल्लाया। यहाँ तक कि बाजार में मिलने वाली सबसे अच्छी खेती की गोलियां भी संभवतः शक्ति में इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकती। ये एक सुपीरियर शुगर रश की शक्ति थी। चॉकलेट के सेवन से उसकी शक्ति में तुरंत 1 सितारा वृद्धि हो गई। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने पूछा। मुझे मारने की कोशिश करो। युवा ड्रैगनबोन घबराए हुए 5 की ओर दौड़ा, लेकिन खतरे को भांपते ही गंजे आदमी ने अपना संयम खो दिया और आत्मरक्षा में अपना भाला उठा लिया। 5 ने 1 सेकंड में 20 बार भाला फेंका, जिससे अर्जुन को उसके करीब आने का कोई मौका नहीं मिला। अगर वह कोशिश करता तो बर्फ के टुकड़े उसके शरीर में घुस जाते, लेकिन अर्जुन फिर भी आगे बढ़ता रहा। उसने अपने दोनों हाथ थोड़ी पर रखे और नीचे की ओर झुका, फिर बाईं और दाईं ओर मुड़ते हुए भालों की बौछार की ओर बढ़ा। डेम्पसी रोल, वह फुसफुसाया। अर्जुन का शरीर धुंधला होने लगा, जिससे ऐसा लगने लगा कि उसके पास कुछ मृत शरीर के चित्र हैं। यह मौका देखकर 5 ने अपना भाला सीधे अर्जुन की ओर तान दिया। ड्रैगनबोन ने भागने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि 5 का भाला अर्जुन के सिर के आर पार हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी मृग तृष्णा को ही भेद दिया हो। घबराकर 5 ने पीछे हटते हुए भालों की तीव्रता बढ़ा दी। बर्फ के कण हवा में चमकने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी अर्जुन के शरीर पर एक भी परत नहीं छू पाया। युवा ड्रैगनबॉर्न ने अपने रास्ते में आने वाले हर भाले को पूरी तरह से चकमा देते हुए बाएं और दाएं घूमना जारी रखा। तुम कैसे? अब 5 का सामना अर्जुन से था, तथा उसके लंबे भाले का लाभ बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। अंतिम प्रयास में 5 ने अपने पूरे भाले को शाफ्ट से निकले तीखे हिमखंडों से घेर दिया और उसे अर्जुन की ओर घुमाया, लेकिन अर्जुन ने बड़ी आसानी से उसे बचा लिया और नीचे बैठते ही अर्जुन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी में सारी शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शुगर रश द्वारा संचालित यूनिटी मान उसकी नसों में बहने लगा और उसे जबरदस्त शक्ति देने लगा। अर्जुन ने 5 की ओर देखा और उसके चेहरे पर घबराहट का भाव देखा। वह मुस्कुराया और अपना अंतिम कदम तैयार किया। गजेल पंच, अर्जुन ने ऊपर की ओर एक अपरकाट मारा, जिससे 5 सीधे उसके पेट पर लगा और वह बाहर की ओर उड़ गया। अध्याय 240 पुनर्जन्म विजय। 5वां भाग दीवार से टकराया, जिससे धूल का एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने नीचे की हर चीज को ढक दिया। दर्शक एक बार फिर अपनी सीटों से उठ गए और धूल के शांत होने तक इंतजार करने लगे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने उसे देखा, और पिछली बार के विपरीत 5 अर्जुन के हमले को ऐसे टाल नहीं पाया जैसे कि कुछ भी नहीं था। वह फर्श पर लेट गया, कराह रहा था और दर्द से रो रहा था और अपना पेट पकड़े हुए था। हाँ, ये तो बहुत मजेदार था, अर्जुन ने कहा, अपने पैर घसीटते हुए। एक और राउंड खेलने के लिए तैयार? गोह, हाँ, असंभव। वह जमीन पर पड़ी धूल को पकड़ते हुए बुदबुदाया। दर्शकों ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी शक्ति के प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर जोर जोर से जयकारे लगाए। वाह, उसने अभी अभी एक 4 स्टार फाइटर को हराया है। वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या तुमने देखा कि उसने क्या खाया? क्या वह चॉकलेट नहीं थी? तो ये सच है कि अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो आप बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। मुझे आज एक पूरी टोकरी खरीदनी पड़ेगी। बस इतना ही नहीं, वह दूसरे आदमी की ठंड से इसलिए बच पाया क्योंकि उसके पास एक अजीब सी अदृश्य ढाल थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह उनके कवच में से एक है? अरे चलो बाद में उनके शस्त्रागार पर चलते हैं। ये प्रभुत्व का स्पष्ट प्रदर्शन था। अर्जुन ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया, साथ ही एक ऐसा मजबूत डिफेंस दिखाया जो 4 स्टार आइस फाइटर की ताकत को भी मात दे सकता था। हाँ, मुझे पता था कि मेरा जूनियर जीतेगा, भूरा चिल्लाया। उसे यही सजा मिली, विक्रांत ने टिप्पणी की। युद्ध कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन। अर्जुन ने दर्शकों की तालियों का भरपूर आनंद लिया और अपनी ओर आने वाली सभी तालियों का आनंद लिया। उन्होंने दर्शकों के लिए कुछ हल्के फुल्के चुटकुले भी पेश किए, जिससे दर्शक और भी अधिक उत्तेजित हो गए। लेकिन दर्शकों को पता नहीं था कि 5 का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने चुपके से अपनी जेब से एक सफेद गोली निकाली और उसे अपने दांतों से चबाने लगा।
गोली चूर्ण के रूप में टूट गई, जो तुरंत ही उसके शरीर में अवशोषित हो गई। उसने जो कुछ भी खाया उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मैना था, क्योंकि उसका शरीर बेचैन होने लगा था। इस ऊर्जा की नई आपूर्ति ने उसके शरीर को उसकी छाती में टूटी हुई 8 पसलियों को अस्थायी रूप से ठीक करने और अर्जुन के गजेल पंच से लगी सभी आंतरिक चोटों को ठीक करने में मदद की। हालांकि इसके सेवन के दुष्प्रभावों से उनकी आंखें लाल हो गईं और उनका चेहरा अनियंत्रित रूप से फड़कने लगा। वाह, सावधान! अचानक पंचम नई शक्ति के साथ अर्जुन की ओर बढ़े। हालांकि ड्रैगनबॉर्न ने तेजी से पलटकर एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। तभी अन्य लोगों ने देखा कि अर्जुन ने अचानक काले दस्ताने पहन लिए, जिन पर बैंगनी रंग की दरारें थीं। इस हथियार की झलक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। दुर्भाग्यवश अर्जुन ने अपने दस्ताने उठाए और अपने दाहिने हाथ से सीधा प्रहार किया, जो 5 के भाले की नोक से जा टकराया। दोनों हथियार आपस में टकराए, जिससे अखाड़े के बीच में चिंगारी निकली। जादू में निपुण लोगों ने तब अर्जुन के दस्ताने से असामान्य रूप से बहुत अधिक मात्रा में बहुतत्वीय मन को फूटते हुए देखा। वास्तव में यह इतना शक्तिशाली था कि इसने 5 के हमलों की नई ताकत को दबाना शुरू कर दिया। अगर 5 ने गोली नहीं खाई होती तो वह अर्जुन के दस्ताने में छिपी शक्ति को तुरंत पहचान लेता और उसके साथ हथियार पार करने का अंतिम परिणाम जान लेता। लेकिन उसकी नई शक्ति ने उसके तार्किक तर्क को गड़बड़ा दिया। भाले की नोक को पीछे की ओर धकेलते हुए शक्तिशाली हथियार फट गए। ये बल इतना था कि भाले का शाफ्ट अप्राकृतिक रूप से मुड़ गया, लेकिन फिर यह बहुत अधिक हो गया और 1000 टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। अर्जुन का गॉन्टलेट आगे बढ़ा और अंततः 5 स्क्वायर तक उसकी छाती तक पहुंच गया। गंजे आदमी का बर्फीला नीला कवच बर्फ से ढंकने लगा। वह अपने दस्ताने से यूनिटी की शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहा था। पंच के बल का सामना करने की जिद करते हुए 5 का चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन अंततः उसके कवच में बर्फ पिघलने लगी। चेस्ट प्लेट को आपूर्ति की जा रही जल और वायुमान को यूनिटी संचालित गॉन्टलेट में मौजूद अग्नि और पृथ्वीमान द्वारा प्रतिकार किया गया। बर्फीले नीले कवच ने आर्कटिक के चिरस्थायी और शाश्वत हिमखंडों की नकल करते हुए अपना सारा रंग और शक्ति खोने से पहले ऊर्जा का एक अंतिम विस्फोट जारी किया। अर्जुन के प्रहार से धातु का कवच टूट गया, जिससे कवच पूरी तरह नष्ट हो गया और वह केवल टुकड़ों में बंध गया। 5 ने अपने कवच को अविश्वास से देखा। उसकी लाल आंखें उसके दुख और हताशा को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। अब जाकर उसने अर्जुन की ओर देखा और महसूस किया कि वह हार गया है। तुम जीत गए, 5 ने अपनी आखिरी ताकत के साथ बड़बड़ाया। वह फर्श पर गिर पड़ा, जिससे लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई। एक पल के लिए भीड़ चुप हो गई, फिर और भी जोरदार तालियां बजने लगीं। उन्होंने अर्जुन की तरफ तरह तरह के बधाई उपहार फेंकने शुरू कर दिए। युवा ड्रैगनबॉर्न ने विजय की मुद्रा में अपना हाथ उठाने से पहले सभी तौलियों, झंडों और रूमालों को देखा। उन्होंने घोषणा की, मैं एक रिबॉनियन हूँ। और उनके शब्दों के साथ दर्शकों ने 5 के खिलाफ उनकी जीत के सम्मान में रिबॉर्न का नारा लगाना शुरू कर दिया। क्या हैमरस्टोन कवच उससे अधिक शक्तिशाली नहीं है? उस अर्धमानव ने उस आदमी के कवच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमें उसके दस्ताने के बारे में बात करनी होगी। वह किस तरह की शक्ति थी? ऐसा लगा कि वह पहाड़ को भी नष्ट कर सकता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। मैं अब से उनके उत्पादों का प्रशंसक बनने जा रहा हूँ। मैं उनकी चॉकलेट और कवच लेना चाहता हूँ। यहाँ तक कि दरबार के शूरवीरों ने भी युवा ड्रैगनबॉर्न को बधाई देना शुरू कर दिया। वह 5 को इतनी बुरी तरह से हराकर सफलतापूर्वक उनका सम्मान बहाल करने में सक्षम था कि उसका कवच भी नष्ट हो गया था। इस बीच ध्रुव ने स्टैंड से अर्जुन के लिए ताली बजाई। कस्टमाइज्ड फिजिकल आर्ट स्किल्स की शक्ति को देखकर श्रेया 3O5 के लिए इस नए अपग्रेड का महत्व और भी बढ़ गया। वह इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं था कि डेम्पसी रोल और गजेल पंच कौशल काम करेंगे, क्योंकि यह ऐसी चीज थी जिसे उसने केवल अपने पिछले जीवन में ही देखा था। लेकिन उसका निजी एआई सहायक उन सामान्य चालों को मन द्वारा संचालित चीज में बदलने में सक्षम था। ध्रुव के पास आधुनिक पृथ्वी पर अपने जीवन से सीखने के लिए बहुत सी अन्य चालें थीं, जिनमें से कुछ अन्य ड्रैगनबॉर्न के लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं। जिसके बारे में बोलते हुए ध्रुव की परछाई उसके सामने आ गई और दूसरी ओर से शर्वानी की आवाज गूंजी, भगवान ध्रुव, मैंने सुना है कि मेरा छोटा भाई बहुत आनंद ले रहा है। ध्रुव ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। हाँ, ये तो बस एक छोटा सा प्रयोग है। भगवान ध्रुव, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बड़े भाई बहनों के लिए सबसे पहले उपहार प्राप्त करने की प्रथा है। हाँ, जरूर। ऑफ लाइन टूट रही है। यहाँ सिग्नल बहुत कम है। ध्रुव उस बातचीत से जितनी जल्दी हो सका बाहर निकल गया, भले ही उसका बहाना भी समझ में न आता हो। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novelf-ir.net वेबसाइट देखें। विक्रांत ने कहा, ड्रैगनबोन अपने आप में महान सेनापति के रूप में काम करेंगे।
मैं सेना का नेतृत्व करने की उनकी प्रतिभा के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से एक नेता के रूप में विचार किए जाने के लिए पर्याप्त है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। ध्रुव भी अर्जुन को इतना गंभीर होते और खुद सेना का नेतृत्व करते नहीं देख सकता था। लेकिन युवा ड्रैगनबोन निश्चित रूप से आश्चर्य से भरा था। अखाड़े में लड़ाई के बाद ध्रुव और ड्रैगनबोन ने शूरवीरों को सिखाया कि कैसे एक हाथ कमर पर रखकर और एक बार में एक मग पीकर सही तरीके से बियर पी जाए। वे अनजाने में ही धर्मी शूरवीरों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं।